दुनिया के सबसे बड़े रियलिटी शो के होस्ट रह चुके डोनाल्ड ट्रंप शायद आज भी ओवल ऑफिस को द अप्रेंटिस का सेट समझ रहे हैं, जहां वे एक बटन दबाएंगे और सामने वाला फायर हो जाएगा। ट्रंप का ताजा बड़बोलापन और उनका वो चिर परिचित फसादीपना एक बार फिर से दुनिया को युद्ध के कगार पर ले आया है। युद्ध के मंजर में बदलता नजर आ रहा है। खुद मजे ले रहे हैं लेकिन ईरान चल रहा है। गलियों में खून है। 2600 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन ट्रंप साहब टीवी पर आकर ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे ईरान का पूरा कंट्रोल उनके रिमोट में हो। वे बड़े फख्र से कह रहे हैं कि मेरे कहने पर फांसी रोक दी गई। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आप हमला करेंगे, तो वे किसी सस्पेंस फिल्म के विलन की तरह मुस्कुरा देते हैं। देखते रहिए। ये देखते रहिए वाली नौटंकी दरअसल ट्रंप की उस बेइज्जती को छिपाने की कोशिश है जो कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने फॉक्स न्यूज पर सरेआम कर दी। अरागची ने तो यहां तक कह दिया कि टेक्नोलॉजी पर बम नहीं गिराए जा सकते, यानी ट्रंप साहब आप सिर्फ ईंट पत्थर तोड़ सकते हैं, इरादे बिल्कुल नहीं। ये ट्रंप के मुंह पर वो करारा तमाचा था जिसे वे अपनी देखते रहिए वाली चाशनी में डुबोकर पिलाना चाहते हैं और मदहोश रहना चाहते हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ सुनना भी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। हकीकत तो ये है कि ट्रंप का ये खौफनाक सस्पेंस सिर्फ एक फुस पटाखा है। वेनेजुएला के निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कराकर ट्रंप खुद को सुपरमैन समझने की भूल कर रहे हैं, लेकिन ईरान कोई वेनेजुएला नहीं जिसे वो जब चाहे पिंजरे में डाल दे। ईरान ने बिना बताए अपने आसमान से 5 घंटे के लिए एयर स्पेस बंद किया। आसमान ही अपना 5 घंटे के लिए बंद कर दिया। ट्रंप के रणनीतिकारों के इस खबर के बाद पसीने छूट गए। लोग समझ रहे थे कि शायद ट्रंप के जहाज उड़ने वाले हैं, लेकिन असलियत में ट्रंप के पास अभी वहां भेजने के लिए कोई बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर तक मौजूद नहीं है। अक्टूबर 2025 से मिडल ईस्ट में अमेरिका का कोई बड़ा जंगी जहाज तैनात ही नहीं। फिर ट्रंप हमला करेंगे किससे? क्या वे ट्विटर यानी कि एक्स पर मिसाइलें दागेंगे? पेंटागन की चुप्पी और ट्रंप की चीख पुकार के बीच का ये फैसला उनकी सबसे बड़ी बेइज्जती है। वे बार बार 2025 की उस जून वाली गलती का जिक्र कर तिलमिला रहे हैं, जहां उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला तो किया लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। आज वही ईरान उनके चेहरे पर हंस रहा है। खामेनी शान से जी रहे हैं। ट्रंप की एक और बड़ी सियासी नौटंकी आपको बताते हैं। वे ईरान के निर्वासित शहजादे रजा पहलवी को लेकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जैसे कि किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट का एक जज हो। ट्रंप कहते हैं कि पहलवी दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब सोचिए, एक देश गृह युद्ध की आग में जल रहा है, झुलस रहा है, और दुनिया का सबसे ताकतवर नेता वहां के भावी शासक की काबिलियत उसके चेहरे की चमक से नाप रहा है। ये ट्रंप का वो बड़बोलापन है जो कि बताता है कि उन्हें ईरान के लोकतंत्र या वहां मर रहे लोगों से कोई लेना देना कभी था ही नहीं। उन्हें बस एक ऐसा हैंडसम मोहरा चाहिए जो उनकी धुन पर नाच सके। लेकिन ट्रंप की ये हसरत पूरी होती तो बिल्कुल नहीं दिख रही, क्योंकि खुद उन्हें भी शक है कि क्या ईरान की जनता इस विदेशी शहजादे को स्वीकार करेगी। उधर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई अपनी गुफा में बैठकर ट्रंप की इस बचकानी हरकत पर मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक ट्रंप सिर्फ टीवी पर धमकियां दे रहे हैं तब तक उनकी गद्दी सुरक्षित है। मुस्लिम देशों का हाल तो और भी दिलचस्प है। ट्रंप जिस सऊदी अरब और यूएई के दम पर ईरान को डराते थे, आज वे देश ट्रंप के इस फसादीपन से दूर खिसकते नजर आ रहे हैं और ट्रंप के खिलाफ ही बयानबाजियां आ रही है। कोई भी मुस्लिम देश अपनी जमीन का इस्तेमाल ट्रंप की निजी खुन्नस निकालने के लिए होने नहीं देना चाहता। उन्हें पता है कि अगर ट्रंप ने एक चिंगारी छोड़ी तो ईरान की 2000 भारी बैलिस्टिक मिसाइलें पूरे इलाके को कब्रिस्तान बना देगी। ट्रंप लाख चिल्लाए कि फांसी रुक गई, लेकिन ईरान की न्यायपालिका अगले ही पल कह देती है कि सुनवाई तेज करो और सजा दो। ये ट्रंप की साख पर सीधा हमला है। वे दुनिया को बता रहे हैं कि ईरान उनसे डर गया, जबकि ईरान उनके हर दावे की हवा निकाल रहा है। ईरान का संकट गहरा है, इसमें कोई शक नहीं है। रियाल कौड़ियों के भाव बिक रहा है, लोग दाने दाने को मोहताज है, लेकिन ट्रंप की धमकियां उन्हें राहत देने की बजाय खतरे में डाल रही है। ट्रंप का ये बड़बोलापन दरअसल उनकी लाचारी का शोर है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने ईरान की सीमा लांघी तो ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल होगी। खामनेई ने पहले ही अपने वारिसों की फौज खड़ी कर दी, यानी एक सिर कटेगा तो दूसरा तैयार है। ऐसे में ट्रंप का देखते रहिए वाला जुमला सिर्फ उनके उन समर्थकों के लिए है जो तालियां बजाना जानते हैं, वरना हकीकत की जमीन पर ट्रंप फिलहाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके पास बैट तो बड़ा है, लेकिन खेलने के लिए क्रीज पर उतरने की हिम्मत बिल्कुल नहीं।
अंत में सवाल वही बचता है कि क्या ट्रंप वाकई हमला करेंगे। जवाब उनके फसादी इतिहास में छिपा है। वे सिर्फ वहां हमला करते हैं जहां खतरा जीरो हो, और ईरान फिलहाल अमेरिका के लिए जीरो रिस्क वाली जगह बिल्कुल नहीं है। ट्रंप की ये दहाड़ सिर्फ सियासी ड्रामा है जिसका क्लाइमैक्स शायद आपको नजर ही ना आए। खुद को स्ट्रीट फाइटर कहने वाली ममता दीदी इस बार सड़क की लड़ाई को सीधे छापामार राजनीति के उस मुकाम पर पहुंचा चुकी हैं जहां शिकारी खुद शिकार होने के कगार पर खड़ा नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में दीदी का जलवा हमेशा से ऐसा रहा कि वे जिस मुद्दे पर सड़क पर उतर आए, माहौल उनके पक्ष में मुड़ जाता है। लेकिन इस बार आईपैक दफ्तर मामले में कुछ टेढ़ा दांव नजर आ रहा है। मामला अब उस मोड़ पर है जहां ईडी ने उन पर डकैती, लूट और चोरी जैसे 17 संगीन अपराधों के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग कर डाली। सोचिए, एक मुख्यमंत्री पर सरकारी काम में बाधा डालने और सबूत अगवा करने के आरोप लगे, और वो भी तब जब वे खुद कैमरे के सामने आकर विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। कोलकाता हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ वो किसी फिल्मी ट्विस्ट से कम नहीं है। टीएमसी की वकील अदालत से मिन्नतें करती रही कि माय लॉर्ड बस 2 मिनट दे दीजिए, लेकिन जस्टिस शुभ्रा घोष ने 2 मिनट तो क्या 2 सेकंड नहीं दिए। पूरा मामला ईडी के वकील के उस एक दलील पर पलट गया जिसने सबको हैरान कर दिया। ईडी ने कोर्ट रूम में कहा कि हुजूर, हमने तो कोई डाटा या दस्तावेज जब्त ही नहीं किया, बल्कि जब हम रेड करने गए तो खुद मुख्यमंत्री अपने लाव लश्कर के साथ आई और सारा रिकॉर्ड व डिवाइस अपने साथ उठा ले गई। कोर्ट ने भी हाथ छाड़ दिए कि जब ईडी ने कुछ लिया ही नहीं तो उस पर रोक कैसी। याचिका खारिज हो गई और सारा दारोमदार 15 जनवरी को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकता नजर आया। ममता बनर्जी की मुश्किल ये कि वे पहचान के संकट में फंस गई। कोर्ट में वे कहती हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि टीएमसी नेता के तौर पर आईपैक के दफ्तर गईं। लेकिन उनके साथ पुलिस के जो आला अफसर थे वे क्या किसी पार्टी के कार्यकर्ता थे? अब इसी विरोधाभास ने बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी को बैठे बिठाए ब्रह्मास्त्र दे दिया। शुभेंदु अब ममता की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और अमित शाह पर लगाए गए आरोपों को लेकर भी कानूनी घेराबंदी तेज कर दी गई। अब यही पूरी खींचतान बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव की एक पिच तैयार कर रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट से ममता को राहत मिलती है तो वे इसे दिल्ली की तानाशाही के खिलाफ अपनी जीत बताकर बंगाली अस्मिता का मुद्दा बनाएंगी। लेकिन अगर उन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश आ गया तो उनकी पूरी सरकार और साथ पर ऐसा संकट आएगा जिससे निकलना उनके स्ट्रीट फाइटर अवतार के लिए नामुमकिन है। फिलहाल ममता बनर्जी चौतरफा घिर चुकी हैं। उनका हर कदम या तो उन्हें बंगाल के निर्विवाद शेरनी बनाएगा या फिर उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी भूल बनने वाला है। बंगाल की जनता फिलहाल इस कानूनी छापामार युद्ध का तमाशा देख रही है, जिसका असली फैसला तो शायद चुनाव के नतीजों में छपेगा। बहरहाल मामले पर ताज़ा अपडेट भी आपको देते चलें। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी एक रिपोर्ट आ गई है। आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी है कि ईडी अधिकारियों ने एफआईआर की बात जो ममता बनर्जी के लिए कही थी उस पर रोक लगती नजर आ रही है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला ममता बनर्जी की राहत या फिर मुश्किलों वाला था वो अब उनके लिए राहत की ओर चलता नजर आ रहा है। क्या आप जानते हैं जिस देश की रगों में हिंदी दौड़ती है वहां की तिजोरी का हिसाब किताब सालों तक उस भाषा में रखा गया जिसे देश का आम आदमी समझ ही नहीं सकता। ये सुनकर आपको झटका लगा होगा कि आजादी मिलने के बाद भी हमारा बजट साहबों वाली अंग्रेजी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं, तो हर किसी की नजरें टीवी और अपने मोबाइल फोन्स पर टिकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी भारत का बजट हिंदी में आने के लिए तरसता क्यों रहा? चलिए आपको बताते हैं बजट के उस इतिहास की कहानी जो किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है और कैसे एक वित्त मंत्री के फैसले ने भारत की पॉकेट की भाषा बदल दी। कहानी शुरू होती है 7 अप्रैल 1860 से, जब स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया। तब हम गुलाम थे तो बजट का अंग्रेजी में होना समझ आता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 15 अगस्त 1947 को आजादी का सूरज उगने के बाद भी बजट की अंग्रेजी बदली ही नहीं। स्वतंत्र भारत का बजट नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखम चट्टी ने पेश किया, जो कि पूरी तरह से अंग्रेजी में था। हद तो तब हो गई जब 1950 में देश का गणतंत्र बना, संविधान लागू हुआ, लेकिन बजट की भाषा वही रही जिसे ब्रिटेन से विरासत में मिली साहबी भाषा माना गया। जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट भी सिर्फ अंग्रेजी में पेश किया।
सालों तक ये विडंबना चलती रही कि जिस किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के लिए बजट बनाया जा रहा था, वही इसे पढ़ नहीं पा रहा। लेकिन 1955 में एक ऐसा क्रांतिकारी मोड़ आया जिसने इतिहास बदल दिया। तत्कालीन वित्त मंत्री सीडी देशमुख महसूस करते नजर आए कि लोकतंत्र में बजट खास के लिए नहीं बल्कि आम के लिए होना चाहिए। 1955-56 के बजट सत्र में उन्होंने दशकों पुरानी परंपरा तोड़ते हुए पहली बार बजट दस्तावेजों को हिंदी में छापने और पेश करने की शुरुआत की। यह सिर्फ एक अनुवाद नहीं था बल्कि भारत की पहचान को बजट के पन्नों पर एक जगह देने की परंपरा की शुरुआत थी। तब से ये परंपरा बन गई और आज हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बजट की बारीकियों को समझ पाते हैं। अब बात करते हैं आने वाले बजट 2026 की। 1 फरवरी को सुबह 11 बजे जब निर्मला सीतारमण अपना बजट पिटारा खोलेंगी तो उसके पीछे भी एक लंबा शेड्यूल है। बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। यह सत्र 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण 13 फरवरी और दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल के बीच होगा। लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि क्या इस बार हेल्थ, एजुकेशन और मिडिल क्लास के लिए कुछ धमाकेदार होगा। लेकिन बजट की इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्ट ये कि हमें अपनी ही भाषा में अपना बजट पाने के लिए आजादी के बाद भी 8 सालों का इंतजार करना पड़ा। आज भले ही बजट डिजिटल हो गया और बही खाते की जगह टैबलेट ने ले ली हो, लेकिन 1955 का वो हिंदी वाला बदलाव ही था जिसने बजट को लुटियंस दिल्ली के कमरों से निकालकर गांव की चौपालों तक पहुंचा दिया। तो इस बार जब आप हिंदी में बजट की खबरें सुने तो सीडी देशमुख के उस फैसले को जरूर याद करिएगा जिसने बजट को सही मायनों में भारतीय बना दिया। बहरहाल ये थी आज की वो बड़ी खबरें, देश की वो बड़ी खबरें जिनका जानना आपके लिए, हमारे लिए जरूरी था। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.